प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई ने आईएमएफ डील से मुताल्लिक धमकी दे दी। बानी पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखने का फैसला। नए मुआहदे को धांधली ज़दा हलकों का ऑडिट से मशरूत करने की सदा की जाएगी। दूसरे बैरिस्टर गौहर फारिग, बैरिस्टर अली जफर पीटीआई चेयरमैन के लिए नामजद। बानी पीटीआई ने चंद माह में ही अपना फैसला क्यों बदल लिया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा असेंबली को बेवुकत करार दे दिया। पर्दे के पीछे कोई और होगा, बड़े इल्जामात लगा दिए। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे साबिक कमिश्नर रावलपिंडी अपने संगीन इल्जामात से मुकर गए। चट्टा ने झूठ बोलने पर कौम से माफी मांग ली। एक सियासी जमात के रहनुमा के कहने पर सब कुछ किया, बड़ा एतराफ। इसके अलावा बात करेंगे सोशल मीडिया पर इलेक्शन 2024 के नताइज पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। चीफ जस्टिस को टारगेट करने वाला एक किरदार पकड़ा गया। लिस्टें तैयार, अहम नाम शामिल, जेआईटी तश्कील दे दी गई। खुसूसी तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। और क्लासेस अब स्टार्टिंग फ्रॉम बानी पीटीआई, जो बैरिस्टर अली जफर ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई जो है वो आईएमएफ को खत लिखने जा रहे हैं और उस खत को मशरूत कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जमहूरियत के खिलाफ है कि इस तरह के इलेक्शंस के बाद कोई भी आलमी इदारा जो है वो ऐसी गवर्नमेंट के साथ इंगेज करे। तो कैसे देख रहे हैं स्ट्रैटेजी को? तो खान साहब को तो 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं कि उन्होंने एक डिमांड की, उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा पार्टी लीडरों को जाएं और ये स्टेटमेंट इशू करें। आपको पहले याद होगा शौकत तरीन साहब थे, आपकी दफ़ा अली जफ़र ने किया। मुझे थोड़ा सवाल पूछने अली जफ़र साहब से और शौकत तरीन साहब से। खान साहब हो सकते गुस्से में हूँ, विक्टम हैं, जेल में हैं, हाल्ट हैं, सज़ाएँ हुई हैं, उनको हुई हैं, उनकी मिसेस को बुशरा साहबा को हुई हैं। एक लंबा ट्रायल है जो उन्होंने फेस किया, उनकी पार्टी ने फेस किया, रियासती इदारों ने बहुत सारी ज़्यादतियाँ की होंगी। बंदे रिएक्शन में आके फिर इस तरह के वो नहीं देखता होता कि इन मेरे फैसलों से, मेरे एक्शन से मुझे ये मुल्क को, सोसाइटी को और 24 करोड़ लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। उनको भी हो सकता है जो ये 2-2.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने खान साहब को वोट डाला है वो भी इंक्लूडेड है। अगर आईएमएफ डील के नतीजे उनको छोड़ दें, खान साहब को रिएक्शन होते हैं, इंसान है, इतनी बड़ा लीडर कोई नहीं होता कि अपने मुल्क को और अपने मुआशरे को, लोगों को आगे करे और अपनी पर्सनल जो मिजरीज हैं, दुख हैं, गम हैं या मतलब ट्रायल हैं और डील्स हैं उनको पीछे करे। ये बड़े रेयर लोग होते हैं, मतलब दुनिया की तारीख में रहे ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान की हद तक कोई नज़र नहीं आता कि अपने ऊपर ले के मुल्क और सोसाइटी को बचाए। मुझे जो गिला शिकवा है ना पहले शौकत तरीन से था, अब मुझे अली जफर साहब से है। आप लोगों को खुद अंदाजा है कि खान साहब आपको क्या कह रहे हैं। अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को कुछ थोड़ा समझाएं ज़रा कि जो हम जो बात कह रहे हैं इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मतलब ठीक है कि आप उस एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, जैसे मैंने कहा जरदारी साहब से होंगे, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने गलत किए, मतलब इलेक्शन रिग्ड हुए, स्टोल कर लिए गए, फेयर इनफ। आप जब आईएमएफ को लेटर लिखेंगे इसके कंसिक्वेंसेस का कि आप लोगों को भी अंदाज़ है। मतलब अली जफर साहब जो हैं इस मुल्क के बेनिफिशरीज हैं, ही बिलोंग्स टू द मतलब इलिटिस्ट क्लास। इनके वाले साहब असम जफर साहब बहुत बड़ा नाम थे, वजीर भी रहे, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रहे। ये खुद इस वक्त सेनेटर हैं और बड़ा नाम है इनका, इन अली जफर साहब का। इन्होंने को खान साहब से थोड़ा सा डला किया कि सर ये काम हमें नहीं करना चाहिए। बस शौकत तरीन जैसा बंदा, अगर उन पे एफआईआर हुई थी उस वक्त, अगर उनका ट्रायल हो जाता। शौकत तरीन साहब के बारे में एक बात हमेशा मैं कहता होता था जब उन्होंने पहले किया था और जो शेख रशीद ने कहा था कि बरूदी सुरंगें बिछा कर गए थे इमरान खान साहब जो है नई हुकूमत आएगी तो ये सारे का सारा मुल्क फटेगा और ये भी फटेंगे, सारे उड़ जाएंगे क्योंकि खान साहब को निकाला है। वो बरूदी सुरंगें क्या थी? वो बरूदी सुरंगें यही थी कि उन्हें जनवरी-फरवरी में 2022 में जब उन्हें पता चला कि मैंने ये बहर जाने वाला हूँ, ये तरीक़त में एतमाद आ रही, उन्होंने कहा जनाब आने वाली हुकूमतों को हमने मुश्किल में डालना है। मुश्किल में एक ही सूरत में डालेंगे कि डॉलर इस वक्त 155-160 पे है, आईएमएफ के साथ डील तोड़ें और जो ही दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान की आईएमएफ की डील ख़राब हुई, इन्वेस्टर भी भाग जाएगा, आपकी मार्केट वोलेटाइल होगी, पैनिक फैलेगा, डॉलर ऊपर जाएगा। ये आए महंगाई को कंट्रोल करके देखें, डॉलर भी महंगा होगा, इंपोर्ट भी महंगी होंगी और फिर ये पाकिस्तान के हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, इकॉनमी फिर आपकी कोलैप्स करेगी। खान साहब न्यू दैट, शौकत तरीन न्यू दैट। इन्होंने जानबूझ के वो किया, वही कुछ हुआ। डॉलर 155 से 160 से वो ऊपर गया, पहले 188 तक गया, फिर 182 पे सेटल हुआ। ये बाद में है, इसमें इसाक डार साहब ने अपनी ईगो यूज़ की, उन्होंने सितंबर तक उन्होंने साइन नहीं करने दिए। मिफ्ता इस्माइल साहब को करने दे तो डॉलर 220 पे रुक जाता। उन्होंने 6 महीने मजीद डिले किया, डॉलर 300 से ऊपर चला गया। पहले खान साहब और उनके ये वजीर थे जिन्होंने अगर दुश्मनी की इसके साथ, इकॉनमी के साथ की और मुल्क के साथ की। उसके बाद डार साहब आ गए, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के मजीद क्यास पैदा किया। सो उस वक्त भी एक बंदा था जिसने इस बात को चेक किया था कि हम गलत कर रहे हैं, वो थे मोहसिन लगारी साहब।
जब उनको शौकत तरीन ने फ़ोन किया था, जो टैपें सामने आई थी कि जनाब वो उसको चेयरमैन साहब का हुक्म है कि IMF की जो डील हो रही है, जब PTM हुकूमत बन गई थी, हमने डील नहीं होने देनी, आप ख़त लिखें IMF को। तो उन्होंने कहा सर अगर हम IMF की डील नहीं होने देंगे, मुसअल ग़ारी ने कहा, इससे स्टेट को नुकसान नहीं होगा। ही न्यू दैट कि अगर हम ये काम नहीं होने देंगे इसकी रिपरकशंस क्या हो सकते हैं मुल्क के लिए, मुआशरे। पाकिस्तान रहा तो फिर उसके बाद आप सब कुछ कर लीजिएगा। वो कि हाँ हो ये होगा तो सही, लेकिन चेयरमैन साहब का हुक्म है, क्योंकि चेयरमैन साहब को हटाया, मतलब इमरान खान साहब को। ऐसे वहाँ तैमूर झगड़ा साहब ने किया, वो जो थे उन्होंने इसी तरह लेटर लिखा, IMF को लेटर लिखे गए। और उसके बाद अगर वो जो IMF की डील नहीं हो सकी बड़े अरसे के लिए, इससे ये साबित होता है कि खान साहब और उनकी पार्टी जो है उन्होंने अभी तक वो लेसन नहीं सीखे। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मुल्क के साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा सख्त लफ्ज़ के उनको मुल्क का कितना ख्याल है या भला है या नहीं है। ये चीज़ें जिस तरह को स्टेप लेना चाह रहे हैं, पहले भी कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, मतलब अगर IMF की डील आपको ना मिलती, अभी भी ना मिली, अगर आपको मार्च में आपने $24 अरब अरेंज करने हैं तो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन आपकी पैदा हो सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट को ना समझे नहीं गया कि व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट। वो कहते हैं बोलीविया में हुआ था, अर्जेंटीना में हुआ था, तो क्या हो गया था, ये लोगों का एक जनरल इंप्रेशन है। डिफ़ॉल्ट का मतलब आप समझते हैं, आपके पास से डॉलर गए, आपका डॉलर 500,000 रुपये तक जाएगा। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। आपकी ऑयल इंपोर्ट्स हैं, गैस इंपोर्ट हैं, जिन पे बिजली चलती है, बिजली बनती है, घर चलते हैं, कारखाने चलते हैं, आपकी LC नहीं खुलेंगी। आपके जो बिल्स जो पेमेंट करते होते हैं इंटरनेट के, आपने पेमेंट्स करनी है, आपने दवाएं इंपोर्ट करनी है, आपकी फ़्लाइट्स इंटरनेशनल जो आनी है, जिनको पेमेंट जो हैं आप डॉलरों में कर रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपकी LCs नहीं खुलेंगी। LC नहीं खुलेंगी तो मुल्क में आपकी दवाएं, पेट्रोल, डीजल, मतलब नेम एनीथिंग धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगी। जो बात कहते हैं ना कि श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे, अल्टीमेटली दीज थिंग्स लीड टू chaos, anarchy and unrest and sort of civil war. बट हियर्स अ क्वेश्चन क्लास साहब कि अगर इस तरह का सिनेरियो है और बानी पीटीआई इस वक्त सिर्फ सेल्फिशली सोच रहे हैं, ही इज जिस तरह वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, इसको इस तरह से देख लें। बट बात यह है कि जब पहले खबरें आई थी कि बनी गाला में IMF का वक्त जो है वो बानी पीटीआई से मिला है, उस वक्त ही वॉज नॉट अ कॉन्वेक्ट, उनको इस तरह सजा नहीं हुई थी। अभी वो सजा याफ्ता है। पार्क पे मिले थे शायद, मैं गलत नहीं कह रहा, लाहौर में शायद मुलाकात हुई थी जी। तो अगर अभी इस सिचुएशन में जब वो जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अपनी तरफ, लेकिन IMF का रिस्पॉन्स क्या देख रहे हैं? क्या कोई इम्कान है कि मुलाकात होगी अडयाला जेल में, या IMF उनके सजा याफ्ता होने की वजह से उनकी बात पे कान नहीं धरेगा? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मेन ये चीज़ IMF काउंट करता है, उसको जो कंट्रोल करता है IMF को वो अमेरिकन करते हैं मोस्टली। वर्ल्ड बैंक हो या दुनिया के जितने भी लैंडिंग एजेंसीज हैं वो करते हैं। यूरोपियन नेशंस करते हैं, FTF करते हैं। जो पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात थे हमने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन यूनियन हो जिस पे वो कह रहे हैं हम उनको भी लिखेंगे, उनको भी कहेंगे, वो आपको ग्रे लिस्ट में वो लेकर आते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या दहशतगर्दों को सपोर्ट हो रही है, यहाँ से पाकिस्तान से ब्लैक मनी जो है, बला बला चीज़ें। सो वो आप पे रिस्ट्रिक्शंस वो डालते होते हैं। यूरोपियन वो एक और काम कर सकते हैं, आपके हाथ बांध सकते हैं, जो हमने बहुत बड़ा फेस किया, सफ़र किया। और इंडियंस हमारे जो हैं दोस्त, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में लेना चाहिए, बल्कि ब्लैक लिस्ट में लेकर जाएं, इनको दोबारा से उस लिस्ट में से ना निकालें। आपको पता है पीछे और बड़ी सारी मुश्किलात रही हैं पाकिस्तान के लिए पिछले 5-6 सालों में, जब हम उसमें थे, ग्रे लिस्ट में थे। अब ये जो वहाँ पे जो IMF वाली बात है, अमेरिकन डील करते हैं। और अमेरिकन का जो बयान आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने खान साहब के हामियों को या उनकी पार्टी को भी खुश किया है कि जनाब के यहाँ पे इरेगुलरिटीज जो हुई है, पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अपने कवानीन के तहत, अपने जो आपके लॉज हैं उनके तहत जो इरेगुलरिटीज़ की शिकायतें आई हैं उनको आप ज़रा वो करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें। साथ में उन्होंने कहा जनाब कि हम नई हुकूमत के साथ काम करने को भी तैयार हैं। और अंदरूनी मामला अमेरिका पसंद नहीं करता, अमेरिका नहीं करता, क्योंकि अमेरिकन ने वहाँ पे ट्रंप की शक्ल में वो कैपिटल हिल पे देखा हुआ। जब वहाँ पे राइट्स हुए थे, जैसे हमारे यहाँ अगर 9 मई को हुए थे, हमारे यहाँ तो अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। वहाँ पे उन्होंने 6 महीने साल में उन्होंने लोगों को पकड़ के, उस FBI ने ट्रेस करके, उन्होंने वहाँ CCTV कैमरे से लोगों को सजाएं भी दे दी थी जो हमलावर वहाँ पे आए थे। सो अमेरिकन को पता है कि इस तरह के राइट्स जो होते हैं उनके अपने अंदर भी हुए हैं। जो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी बात करते थे अमेरिकन कभी, अब उन पर खुद क्वेश्चन हैं कि जनाब आपके यहाँ जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर आप कैसे वहाँ पे लोगों को डील करते। सो अगेन जो अमेरिकन इस वक्त उतनी मॉरल पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को माजी की तरह दबा सकें कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं, इलेक्शन रिग्ड हो रहे हैं। इनका क्या हुआ था आपको याद होगा, ट्रंप वाला और ये हिलरी क्लिंटन का वो जो हुआ था इलेक्शन, उसमें ये शिकायत हुई थी। अभी भी उनको ट्रंप पे उन पर बहुत सारे इल्जाम हैं कि सर्टेन स्टेट्स में वहाँ पे वो हुए, फ्रॉड हुए हैं, वहाँ पे रेगुलरिटीज हुई हैं। FBI तहकीकात करती रही है कि आपको याद होगा रशियन जो हैकर उसमें हैकर्स हैं, उन्होंने बैठ के उनको मैनेज किया था, मैनूवर किया था उनके इलेक्शन रिजल्ट को वहाँ पे इस अमेरिका में। सो वो दोनों इशू से गुजरे हैं।
ये अमेरिकन ह्यूमन राइट्स वाले इश्यूज भी देख लिए, राइट्स भी देख लिए, और इलेक्शन की वहाँ जो उसमें इरेगुलरिटीज़ के वो जो थे उन पे चार्जेस थे वो भी भुगत के बैठे हुए हैं। सो अमेरिकन का वो दबाव नहीं है पाकिस्तान पे, इस दफा आप नोट करें। माजी में बड़ा क्लियर आता था, बड़ा स्ट्रांग वर्डेड और बड़ा सख्त बयान आता था, और एक बयान काफ़ी होता था ये पाकिस्तान में हमारी इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पोलिटिकल फोर्सेज के लिए, नाउ द अमेरिकन मीन बिजनेस। अब की दफ़ा वो नहीं है, बड़ा उन्होंने मतलब होम्योपैथिक किस्म का रखा है, नीदर हेयर नॉट देयर के सब लोग खुश होंगे। अमेरिकन के इंटरेस्ट में ये नहीं होगा कि IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे न दे, पाकिस्तान कोलैप्स करे, यहाँ पे अनारकी हो, यहाँ पे क्यास हो। वो मुल्क जिसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं जिसके पास, यहाँ पे क्यास की शक्ल में, ये ना बोलिविया है, ना ये अर्जेंटीना है, ना ये श्रीलंका है, ना ये बर्मा है, तो ना बांग्लादेश है कि दुनिया दूर बैठी रहेगी कि जनाब आपके घर की बात है। नो, इफ देयर इज क्यास, इफ देयर इज गॉड फॉरबिड्स एनी सिविल अनरेस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसके नतीजे में, कोलैप्स के नतीजे में, डिफॉल्ट के नतीजे में पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। सो वो पाकिस्तान को इस वक्त मेरा ख्याल है वो नहीं छोड़ेंगे कि जनाब के वो कह चुके हैं कि वी आर रेडी टू वर्क विद द न्यू गवर्नमेंट, ये कहा है अमेरिकन ने। बट देयर इज अ कैच कि इस सारी सिचुएशन में क्लासेस साहब जो बानी PTI एक मैसेजिंग करना चाह रहे हैं, देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो यू टर्न भी ले सकते हैं, अभी तो एक स्टेटमेंट दिया है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो ऐसा करें भी, तो एक इम्पैक्ट शायद वो देखना चाह रहे हो स्टेटमेंट देने का, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है ऐसे कि ये स्टेटमेंट फ्लोट करके और फिर किसी किस्म का वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। माजी में आज मैं वो मेरा ख्याल है एक आध प्रोग्राम में अली जफर साहब ने कह तो दिया, बात तो कर ली उन्होंने, लेकिन वो फिर थोड़ा सा वो किसी प्रोग्राम में थे तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ से अपने आप को ट्विस्ट करने की कोशिश की है कि वो आया है बैक फायर हुआ है। ऑफ कोर्स ये बैक फायर होना था, उनकी अपनी पार्टी के PTA के कुछ समझदार एलिमेंट्स हैं या उनका फॉलोअर्स पढ़ा लिखा है, वो इनकी इम्प्लीकेशन समझते हैं। स्टेट इंटरेस्ट या एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्ट, पोलिटिकल इंटरेस्ट, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं कि क्या आपको अगर ये मतलब IMF डील नहीं मिलती, जो दो ढाई करोड़ जो अवाम जिन्होंने आपको वोट डाला, क्या उनको पेट्रोल भी उसके बाद इसी रेट पे मिलेगा जब मिला, या डॉलर उनको इसी रेट पे मिलेगा, या कल को खुदा ना खासा क्यास अनरेस्ट होगा, वो 2.5 करोड़ पे लोग जो हैं वो सेफ होंगे, बाकी वो लोग जो इनके वोटर हैं वो सफर करेंगे, या 24 में से सिर्फ उसमें 2.5 करोड़ लोगों को कुछ नहीं होगा, बाकी 22 करोड़ लोग जो है ना वो अफेक्ट होंगे। सो खान साहब का इससे ये लगता है जो उनको माजी में उन्होंने ब्लंडर्स मारे थे और कोशिश की थी उन्होंने कि मैं इन ब्लंडर्स को वो करूं, इनको नहीं कैपिटलाइज नहीं, मैं इनको ठीक करूं। अच्छा। उन्होंने की थी माजी में, उन्होंने आपको याद होगा पिछली जो IMF की डील हो रही थी उन्होंने उस पर सपोर्ट दी थी, उनका प्रेस रिलीज आया था जो आपने अभी उसकी बात की है ज़मान पार्क वाली, उस वक्त कहा था उन्होंने कि ठीक है जब हम साथ हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास था, मैंने गलत किया। इनका दोबारा से वही रूट लेना, इट्स अ वेरी क्लियर कि खान साहब हैज अगेन वंस अगेन बर्न्ट हिज बोट्स, ये उन्होंने किश्तियां फिर जलाई हैं। अच्छा। और फिर एस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने मैसेज भेजा कि जनाब के अब अगर मैं नहीं हूं या मेरे साथ रियायत नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो फिर हम भी आपके साथ हैं, फिर मुल्क सोसाइटी ये चीज़ें, देन वी डैम केयर। और ये चीज़ खान साहब का हमेशा से मिजाज रहा है, जो मेरे जैसे अनपॉपुलर बात करते रहे, जिस पे हम इनकी बातें भी सुनते हैं, ट्रोलिंग भी फेस करते हैं क्योंकि हम अनपॉपुलर बात नहीं करते और इन्हीं के फायदे की बात करते हैं। जब आप इतने एक्सट्रीम पे जाएंगे कि IMF की डील नहीं होनी चाहिए, माजी में भी कोशिशें की, आपने कोशिशें की, इसके बावजूद भी आप एक बड़ी पार्टी हैं, यू आर ए बिग पार्टी। ये मतलब जेलों में कौन नहीं रहा, भुट्टो साहब जेल में रहे, बेनजीर भुट्टो साहब जेल में नहीं, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी जेल में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में रहे, शहबाज शरीफ जेल में रहे, नेम एनीवन, मतलब कौन बंदा जेलों में नहीं रहा पाकिस्तान में। आपके दौर में रहे, आपने डाले हुए हैं, आसिफ जरदारी रहे हैं, मतलब 13-14 साल वो भुगत रहे हैं, ठीक है, उन पर करप्शन के केसेस है वो भी भुगते, हर कोई करप्शन केसेस में किया है यहाँ पे। सो सब लोग जेल में गए, आप भी गए हैं, ये आना था। अगेन आपने भी बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, बहुत सारे लोगों को डालना चाहते थे। पाकिस्तान में तो अगेन इसके बगैर पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। सो जेल में बैठ के आप इस तरह के लेटर लिखेंगे, अपनी मेरा ख्याल पार्टी को नुकसान देंगे, कोई आपके चांसेस बन सकते हैं रिकंसिलिएशन का इसमें जाएगा। और लास्टली कि अगर उस वक्त शौकत तरीन साहब ने कंपनी को ये रियासत के कानून इनको सजा देते जो उन्होंने उस वक्त उनकी गुफ्तगुएं टेपें आई थी, तो ये चीज़ें नहीं आनी थी। और ये शुक्र करें शौकत तरीन साहब कि ये अगर इसी तरह के स्टेटमेंट, इसी तरह की टेलीफोन टैपिंग जो उन्होंने सामने आई थी कि रियासत के खिलाफ जो उस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे थे कि IMF डील नहीं होगी, मुल्क खुदा ना खासा कोलैप्स करे या डिफॉल्ट, अगर ये होते नॉर्थ कोरिया में, अगर होते ये ईरान में, अगर होते ये चाइना में, अगर होते सऊदी अरब में और अगर होते रशिया में, और शौकत तरीन साहब इस तरह का देते बयान या इस तरह वो जाते पकड़े, तो फिर शौकत तरीन साहब फिर पता है वहां पे क्या इनके साथ। शुक्र करें पाकिस्तान जैसा मुल्क है, नो बॉडी बॉदर्स, नो बॉडी केयर। शौकत अजीज साहब जो हैं, शौकत तरीन
उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, इतनी बड़ी बात की उन्होंने इस मुल्क के खिलाफ की, और कुछ हुआ नहीं। और कुछ एक FIR हुई, उनको पहले कहा जी मुल्क से भाग जाए, वो भाग जाए, FIR हुई, फिर पता चला जनाब सुलह हो गई है। सो पावरफुल इंस्टीट्यूशन हर जगह इन बड़े लोगों को दोस्त बैठे हुए हैं। शौकत तरीन को अगर उस पर निशान इबरत बनाया जाता उस बात पे कि आपने एक बड़े क्रिटिकल मौके पे पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की कोशिश की है, जिसे पाकिस्तान ना खुदा ना खासा बड़े इनसे सीरियस कंसिक्वेंसेस होते, ये चीज़ें नहीं होनी थी। और बाकी ये थोड़े से पार्टी के लोग हैं, इनको हिम्मत करनी चाहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, कल आपने बात की थी मौलाना के हवाले से और आपने बड़ी एक प्रेडिक्शन दी थी। आप सुनना चाहेंगे? आपने पूछा था कि मौलाना किधर हैं, तो मैंने कुछ जवाब दिया था। जी जी, वो आपको पहले सुनवाते हैं, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जी साहब का चुप करके बैठना मुझे कोई हजम नहीं हो रहा। या तो वो कहते ना किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है, लल बिफोर द स्टॉर्म, और मौलाना साहब फिर आएंगे। सो क्लास साहब, आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? नहीं, या आप स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं? नहीं, ये स्क्रिप्ट ना लिख रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ। ये रीडिंग्स होती हैं किसी भी प्रोफेशन के लोग, अगर आप नहीं अंडरस्टैंड, तो ये होती है रीडिंग्स होती हैं आपकी पॉलिटिक्स की। अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो सम टाइम आपकी बहुत सारी बातें ठीक भी निकलती हैं, बहुत सारे क्लिप्स भी हैं। आपके साथ भी 3 साल से शो कर रहे हैं, देयर आर मैनी क्लिप्स। बातें हमारी एक वो हैं, हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, कुरतुलैन, अगेन उनका नाम है कुरतुलैन, है वहाँ से कराची से। तो अक्सर इस तरह के वो क्लिप्स जो हम भी भूले हुए होते हैं, वो निकाल के ट्वीट करती रहती हैं कि आपने फलां वक्त में ये बात की थी, एग्जैक्टली अब ये उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो सेम ये उसी तरह का ही एक ना रीडिंग क्या है, ये हो नहीं सकता कि मौलाना साहब जो हैं वो चुप करके बैठ जाएं। और क्यों चुप करके बैठे? अगला सवाल ये है, ये जो पावर होती है, ये इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता, बेरहम लोग होते। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब आप हो सकते 1-2% लोग रहम दिल भी हों, आवाम की सर्विस के लिए आते होते हूं, अदरवाइज पिछले 3-4 डेकेड से इस मुल्क में जो सियासतदान आ रहे हैं वो अपनी ही वो खिदमत करने आ रहे हैं, अपने ख़ानदान की, अपने टब्बर की, अपने मतलब फैमिली फ्रेंड्स पैकेजेस के साथ आते हैं। उनको इस मुल्क का जो लोग कहते हैं बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है, और बड़ा वो इस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं। तो आप इनके बिजनेसेस देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब के बिजनेसेस देख लें 30-40 साल में वो कहाँ पे गए हैं। शरीफ खानदान के देख लें, बिजनेसेस देख लें, बाकी जितनी बिजनेस फैमिलीज आए हैं उनको किसी वक्त उठा के देख लें। अपनी इकॉनमी इनके आसमान पे गई है, इनके अपने कारखाने 1 से 5 लगे, 5 से 6 शुगर मिलें, बला बला चीज़ें, अपनी इनकी इकॉनमी बूम करके गई। और पाकिस्तानी इकॉनमी जो इन्हीं के अदवार में वो गई है, वो नोज डाइव गई है। सो अगेन हमें समझ में आता है कि आप यहाँ पे मुल्क की खिदमत करने आते हैं और आके हमें समझाते हैं कि हमारे दिल में बड़ा दर्द है, तो मजीद वो दर्द हमें सारा समझ में आता है। अब सवाल ये है जो मैंने आपको जब लास्ट टाइम भी कहा था, दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। वो उन्होंने कहा है आज, ठीक कहा है। अच्छा, मैं यहाँ भूल गया, लीडरशिप कंटेनर्स पे होती है और हमारे लोग जो है वो रोड पे होते हैं। मुझे याद आ गया, मौलाना साहब का पिछले हफ्ते मुझे फोन आया। हाँ जी, मुझे याद नहीं रहा बताना अपने प्रोग्राम में, मौलाना साहब का फोन है। मेरी कोई मौलाना साहब से ना कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं अगर जो पॉलिटिक्स कवर करता हूँ, अच्छा। सुनते हैं कौमी असम्बली में तकरीर साहब के, उनका मुझे ना ये फोन आया, उनके किसी बंदे ने कहा जी मौलाना साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं क्या है मतलब जी बात करवाएं। तो उन्होंने हमारा क्लिप देखा ये प्रोग्राम का मौलाना साहब ने, जिसमें हमने ये, और इसी बात को उन्होंने ना बड़ा उसको मजा लिया, कहते बाकी छोड़े रऊफ साहब। अच्छा, हमारी सरायकी में गुफ्तगू होने लगी, वो डेरा इस्माइल खान से हैं, मैं बैठी थी। अच्छा, आप अच्छा मौजूद थी मेरा ख्याल है जिस ऑफिस में। तो मेरी और मौलाना साहब की कोई 5-1 मिनट सरायकी में गुफ्तगू हुई सारी। तो वो इस चीज को उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। कहते रऊफ साहब बाकी तो छोड़ें, आप जो आपने ये जुमला कहा है ना, दुख उठाए फाख्ता भी और अंडे खाएं कवे, कहते इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती जो मेरे साथ हुआ है। ये उन्होंने मौलाना साहब ने कहा, आप वहाँ पे सुन ही रही थी बैठे हुए सारी चीज़ें। खैर है, हैविंग सेड ऑल दिस, जब आप लोग लंदन में बैठे हुए थे, जेलों में थे, जरदारी साहब जेल में, शाहिद खकान अब्बासी साहब जेल में, ख्वाजा आसिफ जेल में, एहसन इकबाल साहब, साद रफीक, नेम एनीवन, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे। FIA का केस था मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो जो उन पे आया था फेक, वो याद फलूदे वाले के अकाउंट में पैसे निकल आए थे, रक्शे वाले निकले, पापड़ वाले, वो जेल में। आप लोग तो छोड़ गए थे मैदान, मतलब महाज किसने संभाला हुआ था पीछे? मौलाना ने संभाला हुआ था। लॉन्ग मार्चेस ये कर रहे थे, इमरान खान साहब को टफ टाइम इन्होंने दिया हुआ था, ये धरने ये दे रहे थे, ये 15 दिन ये बैठे रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। इनकी जनरल वो जो थे बाजवा साहब से झड़पें इनकी हुई, जो उन्होंने बताया है कि मेरी उनसे मुलाकातें और कई दफा तलह कलामी हुई। तो सारा इमरान खान के फिर हामियों ने सारी गाली गलोच भी इनको की, नाम भी इनके रखे गए, इनको बड़े बुरे बुरे अलकाबात से भी इनको वो किया गया, इनके खिलाफ ट्रेंड भी चलाए गए, इनके लीडरशिप को बहुत सारी अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज हुई, पॉपुलैरिटी भी उनकी डैमेज हुई, सब कुछ हुआ। मतलब इमरान खान के साथ उसमें 1-on-1 ये लड़े थे। अब क्या हुआ है, जब खान साहब हैज फॉलन, वो जेल में बैठे हुए हैं,
तो जो अब वो देग बांट रही है, देग पे कौन बड़े बैठे? हमारे गांव में होते जो देग बनती है ना बड़ी, उस पे एक बड़ा बिठाया जाता है गांव का, जो गोश्त की हो, जर्दे की हो, पुलाव की हो, एक ऐसा रोब दबदबे वाला जो डांट डपट भी करे, किसी को उसकी मर्जी, किसी को ज्यादा बोतलें डाले, किसी को ना डाले, किसी को जर्दा ज्यादा दे, किसी को दो चार थप्पड़ मारे कि कहे जी तू तो 2 दफा ले चुका है, फिर आ गया तू लेने के लिए। एक ये गाँव में बंदा बिठाया जाता है इस तरह का रोब दबदबे वाला। आपने देग चौधरी शुजात साहब के घर पे रख ली, बांटने बैठ गए 3 4, जिसमें बैठ के जनाब जरदारी साहब पहुंच गए, साथ में जनाब उसके शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए। किसी दोस्त ने कहा, मैं उस कमेंट पढ़ रहा था, यार देखें इनको बड़ी तकलीफ हुई है साहब को, मेरे वसीम अब्बासी साहब का था, हमारे दोस्त हैं, अगेन अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने किया हुआ था, देखें रात को कितनी तकलीफ करके ये लोग जो है ना दूर लाहौर से पहुंचे यहाँ पे चौधरी शुजात के घर इस्लामाबाद में। मैंने उस पर कॉमेंट किया, मैं कहा जनाब अब्बासी भाई, इनको आप कहते ना केटू पे आपने आना है, वहां पे देग चढ़ी हुई इक्तदार की, ये केटू पे रस्सियां और ये मैं कि यहाँ पे सीढ़ियां लगा लोगों को उधर पहुंच जाते, ये तो इस्लामाबाद था। सही है। आप जब बांट रहे हैं, आपने उनको बुलाया नहीं है, आपने उनको इनवाइट नहीं किया, मतलब खुशी खुशी में आप देख आसिफ अली जरदारी सदर बन गए, सुभान अल्लाह, फेयर इनफ, बिल्कुल वजीर आजम बन गए, मरियम नवाज साहब जनाब वो ला किए हैं, गिलानी साहब का कहा जा रहा है वो चेयरमैन सेनेट लगेंगे, याद सादिक साहब का कहा रहा है वो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली लगे, सारी वजारतें भी आपने ले ली, सदर भी आप बन गए, वजीर आजम बन गए, वजीर आला भी बन गए, गवर्नर भी तकसीम कर ली। मौलाना सीरियसली हर्ट, ही शुड बी। अगर मौलाना हर्ट ना होते तो मुझे उनकी पॉलिटिक्स पे, उनके पोलिटिकल जहन पे उन पे शक होता। वो भाई साहब बस जरदारी साहब जो है जरा कुर्बानी दें। उस वक्त तो मौलाना साहब के साथ मशवरे होते थे, बस छोटी सी बात होती, लंदन से कॉल आ जाती थी, मौलाना साहब आप बताएं, आप मशवरे दें, जूम पे जो मीटिंग्स होती थी आप जैसे कहेंगे, क्योंकि मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर थी, उनके पास जोश खिताबत है, उनके पास वोकेबलरी है, पॉलिटिकल स्पीचेस कर सकते हैं। साहब हमने अगले भी इसी सेगमेंट में 2 चीजों पे जाने, मुझे ये बताएं ये जो हर्ट है उनको, ये कितना रिएक्टिव हो सकता है, वो कितना हर्ट करने की कैपेसिटी में? मैं अपनी बात बताऊं, मौलाना साहब की कैपेसिटी जानते, उनकी गुफ्तगू, उनके फॉलोअर्स, उनकी घनों वो क्या कहते घन गरज और उनकी गूंज, जितना उनका क्लाउड है और जितनी स्ट्रीट पावर है, भाई मैं तो मौलाना साहब से टक्कर ना लेता, अगर मैं बैठा होता किसी पावर में होता या फैसले करने में। इतना बड़ा आपने तूफान अनलीश किया, जो उन्होंने गुफ्तगू की वो सीधा टारगेट, उन्होंने जो फायरिंग की है वो तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे की है सीधी। अब उसमें कैजुअल्टी कौन है? अच्छा पहले उन्होंने टारगेट किया इनको सियासतदानों को, फिर अब उन्होंने सीधी फायरिंग उधर शुरू कर दी है। मौलाना साहब को आपको हिस्सा देना चाहिए था और कुछ नहीं। इनको कोई डिप्टी स्पीकर, कोई डिप्टी चेयरमैन, कोई एक आध, कोई सेनेट चेयरमैन, कोई कौमी असम्बली की स्पीकरशिप, कोई 2-3 उनको गवर्नर के होते, आपने तो बिल्कुल उठा के उनको साइड पे कर दिया। 2-3 आइडियाज आपने दिए थे। मौलाना भाई मौलाना तो एग्जिस्ट नहीं करता यहीं पे, आप लोगों को मैटर नहीं करता इतने बुरे तरीके से। ठीक है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल एंड डंपिंग देम। और इतने बुरे तरीके से, इतना ऑब्वियस, इतना खुल के तो कोई यूज नहीं करता, जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी एस्टैब्लिशमेंट उनको यूज कर लिया है। सो मौलाना साहब बेचारे तो इस वक्त अपने आप को नोच रहे हैं कि यार मेरे साथ इन्होंने किया क्या है। मैं तो इनका मतलब एक तरह का वो था पॉलिटिकली तौर पर, मैं इनका बड़ा था, वही बड़ा था ना। वो देख वाला जो बैठा हुआ था, जो 2-4 किसी को आते जाते चपेड़े लगा देते, भाई तू अगेन आगे तीसरी दफा लेने आ गया देख में से खाना। मौलाना साहब तो देख के बड़े बन के बैठे थे, उन्होंने उठा के मौलाना साहब को साइड पे कर दिया। ये कोई इन्होंने अभी से बुनियाद रख दी है। मौलाना साहब ने अगर इनको ना मिला हिस्सा और बकदरे जुस्सा, तो यकीन करें मौलाना साहब, वही वाली बात मुझे याद आ रही है, मैं बार बार फिल्म का हवाला देता हूँ मुगल आजम का, कि जो उसने पृथ्वीराज ने अकबर बादशाह के रोल में अनारकली को बुला के कहा था ना, उन्होंने ये उनका मशहूर जमाना उनका डला गए, उन्होंने कहा था अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। मौलाना इनको नहीं जीने देगा, इनको चाहे एस्टेब्लिशमेंट इनको बचाए, कुछ भी करे, अभी भी वक्त है। मौलाना साहब के पास जाएं, इनकी कुछ चापी छापी करें, कोई थोड़े से हाथ पाँव दबाएं, मौलाना साहब को सीट दें, अपने साथ रखें। एक तरफ खान साहब ने मतलब अनलीश हुए हैं, दूसरी साइड पे आपने मौलाना साहब को, आपको उनको नाराज कर बैठे हैं। बहरहाल जिन लोगों ने फैसला करवाया है वो मेरा ख्याल है इनके वो नहीं है। और मौलाना साहब जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं, वो अकबर बादशाह वाले, वो पृथ्वीराज वाला डलाक जहन में रखें, जीने नहीं देंगे, नहीं जीने देंगे। अच्छा क्लास साहब, बस हमारे पास सेगमेंट में थोड़ा सा टाइम रह गया। तो पंजाब असम्बली कल उसका इजलास है और पंजाब असम्बली के बाहर जो बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो जिन सीटों पे धांधली हुई है वो भी प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे। सो ये एक बड़ी एक केओटिक सिचुएशन बनी हुई, इट इज नॉट सेटलिंग एनीवेयर। मुझे ना 2 सीन याद आ रहे हैं। एक सीन हुआ था जब यहाँ पे इमरान खान साहब आए थे ना वजीर आजम का हलफ लेने, बड़ी अच्छी तकरीर की थी खान साहब ने जब वो ये इलेक्शन जीते थे 2018 का, जो बनी गाला से लाइव। इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट स्पीचेस। खान साहब का ये था कि मैं जब जाऊँगा, मुझे अगर सीजर की तरह वो उसमें सेनेट में जैसे वो जा रहा था सीजर, तो मुझे क्राउन ये पहनाया जाएगा, वहाँ पर बैठेंगे, तकरीरें होंगी, मैं खुद बड़ी तकरीर करूँगा, डेस्क बजाए जाएंगे और मुझे एक में बड़ी क्योंकि अच्छी तकरीर की है, पूरी अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, कोई दुश्मनी नहीं, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं।
खान साहब ये माइंड बनाकर गए थे कि जनाब 22 साल की कोशिश के बाद बचपन की ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही है, मैं वजीर आज़म बन रहा हूँ। बड़े अच्छे माइंड सेट के साथ गए, मैं मौजूद था उस दिन। ये हट बैठे थे सारे के सारे, ये जो उसमें थे ना पीडीएम वाले थे जो है पीपल्स पार्टी, इन्होंने इतनी होटिंग की, इतना रोला डाला, वो पूरी कौम ने लाइव देखा। इन्होंने खान साहब को तकरीर नहीं करनी थी और खान साहब 3.5 साल उस हैंगओवर से नहीं निकल सके, हमेशा कहते थे। उसके बाद उन्होंने इनको जेलों में डलवाना शुरू किया। हालांकि खान साहब को पॉलिटिकल जहन की तरह इग्नोर करना चाहिए था। उनका ख्याल था जो मैं स्पीच करना चाहूँ नहीं करने थे। एक सीन ये मेरे जहन में जो कल होने वाला है। दूसरा जो था, जब यहाँ परवेज इलाही साहब और हमजा ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आला की लड़ाई हो रही थी, मार कुटाई डांग सोटा जोटो कराटे चल रहे थे, पुलिसें आ गई थी, उसमें एम्बुलेंस आ गई थी। चौधरी साहब की भी उस वक्त मुबैना तौर पे बाजू टूट गया, वो कोई न पट्टियां बांध ली। सवाल ये है कि कल वाला क्या सीन होगा जब मरियम साहब आएंगी? क्या इमरान खान साहब वाला सीन होगा? उसी तरह का क्यास होगा हाउस में मरियम साहब जब आएंगी और शोर शराबा, उस इल्जाम ये धांधली के काउंटर एलिगेशन, और फिर उनको बात नहीं करनी जाएगी, या वहां पे हमजा शहबाज और उनकी तरह डांग सोटे, या परवेज इलाही साहब जो हैं, मियां असलम इकबाल साहब भी मतलब लाहौर की बहुत बड़ी चीज है, उनके साथ ही बड़ी तादाद है एमपीज की। सो या तो कल एम्बुलेंस आएंगी, फिर डांग सोटे चलेंगे, टीयर गैस होगी, पुलिस सेंटर होगी, किसी के खुदा ना खासा बाजू टूटेगा, फिर परवेज इलाही साहब की तरह वहां पट्टियां होंगी, फिर वहां सीन होंगे। अब मुझे नहीं पता इनमें से क्या हो सकता है। पीसफुल तो कम से कम कल का माहौल जो है ना, अगर ये हो गया कि ये हाउस के अंदर जाते हैं, मरियम साहबा भी आती हैं, मियां असलम साहब भी आते हैं, अपने अपने बंदे ले आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हलफ उठाते हैं, फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, फिर स्पीकर का इंतखाब, फिर उसके बाद सेशन फिर बुलाया जाता है और मरियम साहबा वर्सेस फिर असलम इकबाल होते हैं और बड़े पीसफुल तरीके से होता है ना भाई। ये सिनेरियो तो मुझे नहीं लगता। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद गिशकोरी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जाहिद गिशकोरी साहब, आपके पास खबर है कि सोशल मीडिया पे इलेक्शन में जो धांधली के खिलाफ से मुताल्लिक कैंपेन चलाई गई है, उस पे वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया, इसकी डिटेल्स बताएगा जरा। देखिए, वफाकी हुकूमत ने इस पे एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA वकारुद्दीन सैयद इस कमेटी के सरबराह हैं। उन्होंने आज पहली मीटिंग की थी जिसमें साइबर क्राइम विंग ने उनको ब्रीफिंग दी है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पे कई लोगों ने, सोशल मीडिया सार्फिन ने, सियासी जमातों के कुछ लोगों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिससे सारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको प्लेट करने की कोशिश की गई है। फार्म 45 मुख्तलिफ हल्कों के जो नताइज हैं उनको डॉक्टर करके, फेक अकाउंट्स बना के एक ऐसा इम्प्रेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है जिससे इलेक्शन की साख को नुकसान पहुंचा है। ये कमेटी चाह रही है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और हैरानकुन तौर पर हमेशा हर इलेक्शन पर तनकीद होती है, लेकिन उन्होंने पीका के तहत ये शुरू किया है कि जी 140 से ज़ायद अकाउंट हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई किया है और वो कुछ यूट्यूबर्स हैं जी उनके खिलाफ एक्शन शुरू करें। और ब्यूरोक्रेसी जो कि सिविल सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, पहली दफ़ा ROs बने थे और DROs वगैरह, उन पे लोगों ने तनकीद की तो उन्होंने कहा कि जी ये भी अब ट्राई होगा पीका ला के अंदर। तो ये एक अजीब और पहली दफ़ा एक यूनिक आप कहें या जो भी कहें, एक तहकीकात शुरू की गई हैं और साथ ही क्रैक डाउन भी शुरू कर दिया गया। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आज सुबह एक मजहबी सियासी जमात के एक आदमी को राजा बाजार से गिरफ्तार किया गया है और उसका कसूर ये था कि जी पहली दफ़ा ऐसा है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये FIA का क्लेम है कि वो ऐसी कहानियां लगा रहा था, हर्जा सराई कर रहा था व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया स्टेटस पे नहीं। ये बड़ी वैसे व्हाट्सएप को भी मैं आपकी बात कह रहा हूँ, व्हाट्सएप भी अब सोशल मीडिया का हिस्सा है। व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं और वहाँ फॉलोइंग भी होती है। सो व्हाट्सएप पे भी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको सिर्फ 1-2 बंदे नहीं देख रहे होते, आप भी बना सकते हैं व्हाट्सएप चैनल। अब तो दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो व्हाट्सएप चैनल बना चुके हैं, इंडिविजुअल्स बना चुके हैं। सो व्हाट्सएप इज आल्सो नो पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया, नो मोर कोई पर्सनल चैट, वो नहीं रहा, ग्रुप नहीं रहा, जस्ट फॉर अगेन अंडरस्टैंडिंग कि मैनी पीपल्स, 100,000 ऑफ पीपल ऑफ फॉलोअर हैं आपके। मैं बड़े बड़े अखबारात के चैनल्स के तो लाखों में फॉलोअर हैं व्हाट्सएप के चैनल के। जी सर।
सॉरी जी बिल्कुल, वो आप बजा फरमा रहे हैं, ये एक नया टूल जरूर बना है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी आना शुरू हुआ है। और ये केस भी यूनिक है इस तरह की नौइयत का कि पहले सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म पे उनकी पोस्ट देखी जाती थी या उसके देखा जाता था। अच्छा ये बताएं, पहले भी इस तरह की चीज़ें आई थी, हर दफ़ा आती हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों पर इल्ज़ाम भी लगते हैं कि ओवर रिएक्ट करते हैं, जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं, जो उनके नाकदीन हैं, उनका मुंह बंद कराने के लिए कहा जाता है जनाब के इस तरह के आप एक्शन जो हैं आप करते। मुझे याद इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त DG ये जो थे FIA के बशीर मेमन साहब, उन पे बहुत बड़ा दबाव था यही वाला खान साहब की तरफ से। वो तो कहते थे एंटी टेररिज्म केस के तहत इनका ट्रायल होना चाहिए, FIA को करना चाहिए। फिर बाद में जो भी हुकूमतें हुई, बल्कि ये पहली हुकूमत जो थी इन नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त ये FIA के लाज बने, साइबर लाज थे, और कैप्टन सफदर जो है उस कमेटी के वो सरबराह थे जिसने ये लाज बनाए थे। ये हुकूमत है तो इन्होंने मजीद उसको टाइट का PKN कंपनी बन गए। तो ये तो हर दौर में चीज़ें होती रही हैं कि वो कहते हैं अपनी क्रिटिकल वॉइसेस को साइलेंस करने के लिए हुकूमतें या इदारे जो हैं दे एक्ट एंड रिएक्ट। कोई इस दफ़ा क्या डिफरेंस हुआ है सर? इस दफ़ा जो केसेस है ना, वो काउंटर टेररिज्म विंग देख रही है ज़्यादातर। हर दफ़ा यही चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं। अगर ये आप जनरल सरफराज साहब के प्यारा क्रैश से शुरू करें तो आपको लगेगा कि 150-60 केसेस फाइल किए गए थे। 5-6 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है, जिसमें साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा पे भी बनी थी। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से चीज़ें शुरू हुई। ये चौथे चीफ जस्टिस हैं जिनके ट्रोलिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी। और उसका अगर आप कन्विक्शन रेशियो देखें वो सिर्फ 2% है। इनके लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाता है ताकि लोग डर जाएं और इस तरह की पोस्ट ना करें। लोग तो नहीं डरते, कोई दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए अगर कोई होता भी है तो फिर वो तो हम देख रहे हैं कि ईमान अभी जो ट्विटर पाकिस्तान में बंद है तकरीबन, तो लोग VPN के जरिए, मैंने तो कोई कमी नहीं देखी। मतलब हमें भी ट्रोलिंग होती है, हम भी सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। तो अदरवाइज़ तो मुझे तो कहीं पे नज़र नहीं आया कि इन तमाम एक्शंस के बावजूद कभी कोई लोग जो हैं वो इसको ना करते। मोस्टली तो मेरा ख्याल पाकिस्तान से बाहर भी कहा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स हैं, वहाँ से ज़्यादा बैशिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, हमारी भी, आपकी, इदारों की, सबकी होती है सर। नहीं, इस दफा यूनिक चीज ये हो रही है कि जो काफी पॉपुलर लोग हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनके नाम जो हैं वो कंट्रोल लिस्ट पे रखे गए हैं। ज्यादातर को मालूम ही नहीं है और वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, या उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, ट्रैवल क्रेडेंशियल्स, उनको सस्पेंड कर दिया गया है या ब्लॉक किया हुआ है। ये हुकूमत ने एक क्रैकडाउन स्टार्ट कर रखा है और उन लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें ये हमारे सामने आया था कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि चीजें रोक दें, मीडिया ने कुछ रिपोर्ट किया था, हालांकि ऐसा था नहीं। और हमने आपके ही प्लेटफॉर्म से ये रिपोर्ट किया था कि उन्होंने कहा अपनी कार्रवाई जारी रखी। ऑर्डर में नहीं लिखा था उन्होंने, यस यू आर राइट, ऑर्डर में नहीं स्टॉप किया था उन्होंने इनको, FIA को। 45 आज लोगों को मजीद उन्होंने नोटिस भी भेज दिए आज, और जिसमें काफी सीनियर सहाफी भी शामिल हैं, यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, तो आपको एक फ्रेश क्रैकडाउन स्टार्ट नजर आएगा होता हुआ कल परसों से दोबारा। और आप आगे जाकर ये अदालतों में क्या स्टैंड करता है आप देखिए। इसमें सियासतदानों के खिलाफ भी उन्होंने शुरू कर दिया। अलीमा खान को 2 नोटिस काउंटर टेररिज्म विंग ने भेजे हैं जिसमें एंटाई स्टेट बयान देना, इस तरह की चीजें, जिनकी जो इमरान खान की गवर्नमेंट में शुरू हुई थी, इस निगरान हुकूमत ने भी शुरू कर रखी है। निगरान हुकूमत से पहले PDM की गवर्नमेंट ने भी अपने सियासी मुखालफिन को वो बना रखा था। इसी तरह से जर्नलिस्ट जो तनकीद करते हैं उनको वो बुला लेते हैं या उनके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद किशकोरी, आपने डिटेल से हमें ये तमाम चीजें बताई और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।